जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र और त्रिपुरी सत्र। बताइए यहाँ पर एक नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लाहौर सत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। लाहौर सत्र कब हुआ था? तो ये 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सत्र हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और इसी के साथ यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, इसका अधिकार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जी.डी. बिरला, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जी.डी. बिरला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न आपके सामने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल और होराल्ड विल्सन। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। और समाप्त कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खान ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है कि आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? कच्छ के क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में और डी है सिंध में। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सिंध, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? मगधी, अर्ध मगधी, सुरसेनी और प्रकृत। बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं प्रकृत, बिल्कुल ही सही जवाब है। वर्धमान महावीर ये जैन धर्म के तीर्थकर थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये 24वें तीर्थकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर प्रश्न है आपके सामने कि धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? योगी का, रुद्र का, पशुपति का, महेश्वर का। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पशुपति का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न है कि अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अरबियों के द्वारा मुल्तान का क्या नाम दिया गया था? तो स्वर्ण नगरी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर नौ प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था? अनंगपाल, प्रजाता, रुद्रन और देवराज। बताइए यहाँ पर नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अनंगपाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न कि अमीर खुसरो थे एक कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे और ये तीनों। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमीर खुसरो क्या थे? तो यह तीनों थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, जिनके द्वारा नारा दिया गया था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं काकतीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मिलकर इसका स्थापना किया था, इसका साम्राज्य बनाया था और ये अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश इसे रखे थे। इस पर 4 वंश है जो कि शासन किया था। प्रथम था संगम, दूसरा था सुलुवा वंश, तीसरा था तुलुवा वंश और एक और वंश था। इसका स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। जब इसका स्थापना किया गया था तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को, राजेंद्र चोल को, हरियर और बुक्का को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं रेगुर मिट्टिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। रेगुर जो मिट्टी होती है इसका कलर कैसा होता है? तो काला होता है। काला कलर होने के कारण इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है ये धान गेहूँ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। और लेटराइट जो मिट्टियाँ होती है यह चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि करते हैं? अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम युक्त मृदा में और डी है क्षारीय मृदा में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हेलोफाइट्स जितने भी पौधे होते हैं वो क्षारीय मृदा में सबसे अच्छे वृद्धि करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूराक्षी, दार्जिलिंग, पल्लीवासर और शिव समुद्रम। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दार्जिलिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है किस नदी पर स्थित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर और चंबल नदी पर। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बेतवा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल किसे कहते हैं? यानी एक ही टाइम में 2 फसल एक साथ उत्पादन की जाती है उसे ही समानांतर फसल कहते हैं। तो आलू धान, गेहूं सरसों, कपास गेहूं और ज्वार आलू। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा समानांतर फसल है? तो यहाँ पर जो गेहूं और सरसों उगाया जाता है दोनों के दोनों रबी फसल है, दोनों एक ही टाइम में उगाया जाता है, इसलिए दोनों
समानांतर फसल का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसमें से जो रामगंगा है जो कि यमुना नदी का सहायक नदी नहीं है, बाकी यहाँ पर बेतवा, चंबल और केन ये तीनों है जो कि एक सहायक नदी है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा के सहायक नदी। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी ही है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार ये दोनों क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है और हिंद महासागर में 2 द्वीप है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, यह आपको बताना है। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनके निर्वाचन में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के संविधान के अनुसार जो देश शासन का सबसे आधारभूत होता है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये भाग 3 में है और ये 12 से लेकर 35 तक है और मूल कर्तव्य 51 के ए में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? किस स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं किया जाता है और किस स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति के खतरा और सशस्त्र विद्रोह। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस स्थिति में राष्ट्रीय आपात नहीं घोषित किया जा सकता है? तो आंतरिक शांति का खतरा हो तो उस टाइम में राष्ट्रीय आपात नहीं घोषित किया जाएगा। बाकी अगर युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश के साथ, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस टाइम राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय आपात का घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया है इसका वर्णन? तो अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात 360 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 5 बार, बी है 4 बार, सी है 1 बार और डी है कभी नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अभी तक कभी भी नहीं वित्तीय आपात घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने अनुसूची जनजाति का दर्जा हिंदू द्वारा सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदू और ईसाइयों का तक सीमित है और हिंदू मुस्लिमों तक सीमित है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिला है ये धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान ने, जापान ने, स्वीडन और स्विट्जरलैंड है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं भूटान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य और मानवता। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं व्यक्ति और राज्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया गया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, नीति आयोग के द्वारा और राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार के औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने। तैंतीसवां प्रश्न है कि दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारतीय उद्योग को, भारतीय कृषि को, भारतीय मेट्रो नगर को, भारतीय ग्रामीण जीवन को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भारतीय ग्रामीण जीवन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? बैटरी, मोटर, जनरेटर और गतिमान काइल और मीटर। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे उसको बैटरी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो RDX का एक अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के परिवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सी तरंगे है जिसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो ध्वनि तरंग को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न की आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे के लेंस की तरह, कैमरे के शटर की तरह, कैमरे के फिल्म की तरह, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आंखों की जो रेटिना होती है वो कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? बंदर, चीता, तितली और छिपकली। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो छिपकली में गुणसूत्र नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जल, पारा, बेंजीन और चमड़ा। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है तो होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 43 नंबर कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सा जीवित प्राणियों का एक ही स्पीशीज का समूह है? तो चीनी यानी चीन के व्यक्ति, अमेरिकी यानी अमेरिका के लोग,
भारतीय यानी भारत के लोग और काले अफ्रीकी, ये सभी एक ही स्पीसीज़ का समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऐसे पदार्थ कौन है जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऐसा पदार्थ कौन सा है जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं साधारण लवण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर को मजबूत और अच्छी उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। पॉलीथीन, स्पंज, सल्फर और क्लोरीन। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सल्फर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जिंक ऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न की मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है ज्ञान से, भक्ति से, योग से और कर्म से। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कर्म से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है निम्न में से किसके मृत्यु दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राजीव गांधी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 24 नवंबर 1946। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यूएनए की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि इग्नाइटेड माइंड्स किसकी रचना है। विक्रम सेठ का, दलाई लामा का, एपीजे अब्दुल कलाम का, चेतन भगत का। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक की रचना किसने किया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।